हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। और आज के इस रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ के वीडियो में हम बहुत ही बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिमोट सेंसिंग का बेसिक है। ये चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो रिमोट सेंसिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है पूरी शिद्दत के साथ समझना है। और मैंने भी कोशिश की है इसको सिंपल से सिंपल बनाने की, कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जो है मैं आपको समझाऊं कि ये क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रिमोट सेंसिंग के लिए हमें पता है कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि सन है। सन से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आती है। और फिर उसको हम स्पेक्ट्रम में कैसे बांटते हैं, और स्पेक्ट्रम के विभिन्न जो हिस्से हैं वो किस प्रकार उसके कौन कौन से हिस्से हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यही सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हम देखें कि रिमोट सेंसिंग है क्या। रिमोट सेंसिंग यानी कि ईएमआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जो है मैंने लिखा है। तो ईएमआर का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका एक एक शब्द जो है हम समझते चलते हैं। रेडिएशन का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो सूर्य से उत्सर्जित होने वाली गतिमान ऊर्जा है और जो तरंगों के रूप में संचारित होती है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होती है, और वो गतिमान ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में, तरंगे समझते हैं ना, जो इस तरह से चलती है, तो ये तरंगों के रूप में जो है ये ऊर्जा संचरित होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है, ओके, इसकी जो स्पीड है ये स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख मीटर का डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कवर करती है। यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी हम तक पहुंचती है वो 3 लाख मीटर पर सेकंड की गति से हम तक पहुंचती है। इसके बाद जो अगला जो इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इसके दो फील्ड हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक, और दूसरा जो है मैग्नेटिक। तो इनको हम समझें कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक जो है वो विद्युतीय क्षेत्र है और मैग्नेटिक जो है चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये कैसे चलते हैं, यहाँ नीचे इस डायग्राम में देखिए आप कि ये जो है एक कोई पॉइंट है। ठीक है, ये जो है एक पॉइंट है, तो इसकी जो इस तरफ ऊपर की तरफ जो तरंगे संचरित होती हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जो तरंगे चलती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इसको जो इस डायग्राम से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है इसका, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से जो है ये एनर्जी चलती है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका ये है, ये हॉरिजॉन्टल रूप में चलता है और इसके 90 डिग्री पे होता है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये ऊर्जा संचरित होती है, ठीक है, ये ऊर्जा जब संचरित होती है तो ये बिल्कुल इसी तरह से चलती है जैसे ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ऊपर की वेव्स और नीचे की वेव्स ये साथ साथ चलती है। इनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल होती है। इसको जो है आप थोड़ा सा इमेजिन करने की सोचिए कि जिस तरह से ये जो है किरणें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये दोनों जो है बराबर इसी तरह से चलती हैं जैसे कि जो है इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी जो है कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, ये क्या है। जैसे जो है सबसे पहले हम वेवलेंथ के बारे में देखते हैं। वेवलेंथ यानी कि दो जो है, वेवलेंथ क्या होती है कि जो दो क्रस्ट होते हैं या दो ट्रफ के बीच की दूरी। अब क्रस्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो तरंग है ये ऊपर की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी जा रही है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको क्रस्ट बोलते हैं और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये जो है तरंग और श्रृंग बोलते हैं इसको। तो ऊपर वाला जो क्रस्ट है, दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी है, ये जो है एक क्रस्ट हो गया और ये एक क्रस्ट हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच भी हो सकती है और ये जो है दो ट्रफ के बीच भी हो सकती है, दो जो है ट्रफ के बीच भी ये दूरी हो सकती है। तो ये वेवलेंथ हो गया, समझ आया।
अभी जो है हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 सेकंड में कितने साइकिल्स जो है क्रॉस हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लीजिए ये जो है एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने जो है साइकिल्स, ये एक साइकिल है, कितने साइकिल्स जो है क्रॉस हो रहे हैं, उसको जो है हम बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ जो है अब इसमें 1 सेकंड में जो है, मान लीजिए कि ये 1 सेकंड में ये एक जो वेव साइकिल है ये क्रॉस हो रही है, तो इसका मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके। और वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी यानी कि तरंग की गति। अब तरंग की जो गति है वो क्या है? तरंग की जो गति है उसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में या 1 मीटर में जो मतलब इसकी जो दूरी है, समय के हिसाब से जो है हम इसकी मतलब किसी समय इकाई में कितनी दूरी जो है इस तरंग के द्वारा तय की जा रही है। इसको फ्रीक्वेंसी से जो है कंफ्यूज नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स ने क्रॉस किया, और वेलोसिटी का मतलब है कि 1 सेकंड में या किसी भी टाइम यूनिट में जो है कितनी दूरी उस तरंग के द्वारा तय की गई। और अगर हम जो है ईएमआर की वेलोसिटी की बात करें, तो वो जो वेलोसिटी है वो यही होगी जो हमने अभी पढ़ा, स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो दूरी है ना, वो एक्चुअली क्या है? प्रकाश की गति है। ये जो स्पीड है ये प्रकाश की, ईएमआर जो है वो प्रकाश की गति से चलता है। और प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति यही है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की गति जो है यही है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स हैं। सन से जो एनर्जी आती है वो इस तरह से आती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कुछ जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेवलेंथ जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। वेवलेंथ का मतलब ये है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य जो है यानी कि एक जो क्रस्ट है और दूसरी जो क्रस्ट है उसके बीच की जो दूरी है वो वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, इस वेवलेंथ को मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर, या मीटर की इकाइयाँ। मीटर की इकाई क्या हो सकती हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम भी होता है इसमें। तो मीटर जो है दूरी आपको पता है, सेंटीमीटर भी आपको पता है, मिलीमीटर भी आपको पता है, क्योंकि जो है वो आप स्केल पे देखते रहते हो। अब मिलीमीटर से भी छोटी इकाई है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से भी छोटी इकाई है नैनोमीटर, और नैनोमीटर से भी छोटी इकाई है एंगस्ट्रॉम। जो माइक्रोमीटर है वो जो है 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है, यानी कि बहुत ही बारीक जो है वेवलेंथ जो है इसकी होती है। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ है इसको लैम्डा के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ये लैम्डा लिखा है, इसका जो सिंबल है वो मुझे कीबोर्ड में कहीं मिला नहीं, मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि लैम्डा जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। लैम्डा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, उल्टे वाई की तरह। तो वेवलेंथ जो है वो मीटर में मापी जाती है और लैम्डा में जो है इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। अब फ्रीक्वेंसी जो है हम जान चुके हैं, यानी कि जो है 1 सेकंड में कितनी जो है साइकिल्स पर्टिकुलर टाइम पर क्रॉस हो रही हैं, तो उसको जो है हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को नू के द्वारा, ये जो सिंबल है उल्टा जो वी है, जैसे इसको हम लैम्डा कह रहे हैं, इसी तरह इसको हम नू कह रहे हैं। जो वी है उसको नू कह रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है? नू में नापी जाती है, और इसको जो है हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है। जैसे वेवलेंथ को मीटर में बताया जाता है, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। वेलोसिटी जो है वो आपको बता चुके हैं, मीटर पर सेकंड है, और जो ईएमआर की वेलोसिटी है वो कितनी है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये जो है इसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूं कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से नापते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जो है हम वी से नापते हैं, और वेलोसिटी को हम सी से जो है डिनोट करते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है इसमें, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ जितनी लंबी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जितनी लंबी होगी, यानी कि वेवलेंथ जितनी लंबी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ तरंग की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है पर्टिकुलर टाइम पे कितने साइकिल क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो है साइकिल क्रॉस कर रहे हैं, तो अब क्योंकि तरंग की लंबाई है
तो कम साइकिल क्रॉस करेंगे, इसका मतलब आवृत्ति कम हुई। इसी प्रकार जो है नीचे वाली तरंग देखिए, यहाँ पर जो है तरंग की जो गति है वो मध्यम है, वेवलेंथ जो है वो मीडियम है। तो यहाँ जब ये जो है वेव साइकिल क्रॉस करेंगे तो वो ऊपर वाली से ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब आवृत्ति मध्यम हो गई। इसी प्रकार अगर जो है वेवलेंथ अधिक हो गई, ठीक है, ये जो है वेवलेंथ इसकी अधिक हो गई, देखिए छोटी वेवलेंथ हो गई, छोटी वेवलेंथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है जो नंबर ऑफ साइकिल्स क्रॉस करेंगे वो अधिक हो गई। और भी छोटी वेवलेंथ अगर हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर है बिल्कुल छोटी वेवलेंथ हो जाएगी, तो जो साइकिल्स क्रॉस करेंगे यहाँ पर वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसका मतलब जो है आवृत्ति अधिक हो गई। इसको ध्यान से जो है समझने की कोशिश कीजिए कि तरंग की जो लंबाई है वो जितनी छोटी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ तरंग की जो लंबाई है, नीचे वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि तरंग की लंबाई कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आगे हमें समझ आएंगे जब हम जो है रिमोट सेंसिंग का पूरा पढ़ेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे प्रेयर होती है ना, स्कूल्स में प्रेयर होती है और छोटे बच्चे आगे और फिर हम लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से हमारे पास आ रही है उसको जो है हम लंबाई के अनुसार, यानी कि एक तरफ हम छोटी रख दें और दूसरी तरफ जो है बढ़ते क्रम में चलें, तो उसको जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के क्लियर कट तो दो भाग हैं, देखिए, पहला तो है विजिबल और दूसरा है इनविजिबल। विजिबल यानी कि दृश्य वर्णक्रम। दृश्य वर्णक्रम क्या है? जो हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर दृश्य वर्णक्रम जो है, यहाँ पर जो दृश्य वर्णक्रम है वो क्या है? यहाँ पर जो है दृश्य वर्णक्रम अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये दृश्य वर्णक्रम का है। और विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि जो हमें दिखाई देता है, जो 7 रंग हमारे हैं जिसको हम विबग्योर कहते हैं ना, ये जो विबग्योर है, ये आपने जो है पढ़ा होगा अपनी बेसिक साइंस जब पढ़ी थी, तो विबग्योर यानी कि जो लाइट है वो 7 रंगों में विभाजित है। ये 7 रंग एक्चुअली 3 रंगों से मिलकर बने हैं, है ना, ब्लू, ग्रीन और रेड, उन्हीं से जो है ये 7 रंग बने हैं और इनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। प्राइमरी क्योंकि बाकी सारे रंग जो है इन्हीं से मिलकर के बनते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है 0.4 से विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो ब्लू, ग्रीन, रेड से मिलकर बना है। और इसमें जो है जो 7 रंग आपको इंद्रधनुष में या प्रिज्म में जो नज़र आते हैं वही 7 रंग जो है इसमें होते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स पढ़ रहे हैं और इस पार्ट में जो है हम सबसे पहले विजिबल स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। ठीक है, जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक आती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। ठीक है, ये जो है अबाउट हाफ होता है, यानी कि हाफ विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है और जो है बची हुई जो एनर्जी है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। हालांकि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेव लेंथ है, वो बहुत कम है। इसको आगे अभी हम देखेंगे कि वेव लेंथ के अकॉर्डिंग जो है विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत कम हिस्से में जो है आता है। दूसरा हिस्सा है इनविजिबल स्पेक्ट्रम, या जो है जिसको हम अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। जो प्रकाश हमें सूर्य का दिखाई दे रहा है, जो रंगों की हम बात कर रहे हैं, इन रंगों के अलावा भी जो है बहुत सारी तरंगों के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक आता है और इसी को हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस इनविजिबल स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक वेव, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, यहाँ इसमें जो है आप देख पाएंगे एक्स रेज से है नीचे, कॉस्मिक और गामा रेज छिप गए हैं इसके नीचे। तो कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये सारी जो है इनविजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है बहुत छोटा सा पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे इसमें, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है बहुत छोटा सा पार्ट है और इसको जो है बहुत छोटा सा पार्ट होने के साथ ये रिमोट सेंसिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो जो रेडिएशन की जो एनर्जी आ रही है वो लगभग जो है आधी होती है, आधी से थोड़ी कम होती है। तो ये जो है अब ये जो विजिबल लाइट है, इसको हम वाइट कलर क्यों कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है ना, ये विजिबल लाइट वाइट लाइट है ना,
विजिबल वाइट लाइट। तो इसको हम वाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 7 रंग हैं, इन सातों रंगों को जब हम मिला देंगे तो क्या दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। जो हमें दिखाई देता है, जो सूर्य का प्रकाश हमें वाइट दिखाई देता है, क्योंकि ये सातों रंग मिले हुए हैं। जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे तो जो है हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ अरेंजमेंट है रेडिएशन का। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसके अंदर है कि ये जो सारी तरंगें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसको जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स हैं और इनको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो छोटी तरंगें हैं वो इस तरफ हैं, ठीक है। यहाँ ये छोटी तरंगें हैं, बिल्कुल कॉस्मिक सबसे छोटी है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है इनको, और बहुत छोटी वेव्स होती हैं। इतनी छोटी वेव्स होती हैं कि अर्थ तक तो, हमारे ग्राउंड तक तो ये पहुँचती नहीं है। गामा रेज ये भी ऊपर ही रह जाती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि नीचे पहुँचती नहीं है। एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बहुत छोटी वेव्स हैं। उसके बाद जो है विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो है जो हमें दिखाई देता है। और इसके बाद जो है नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के भी कई हिस्से हैं। इसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव्स। तो ये जो है आप याद रखें कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हैं और ये जो है लॉन्ग है। अब जो मैंने आपको पहले इससे 2 स्लाइड पहले वाले में एक जो है कॉन्सेप्ट समझाया था कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखिए ये वेवलेंथ जो है कम है, ठीक है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी हाई मिलेगी। जहाँ वेवलेंथ लॉन्ग है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। ओके, और इसी प्रकार एनर्जी जुड़ी हुई है, वेवलेंथ से एनर्जी भी जुड़ी हुई है। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, ठीक है, ये वेवलेंथ छोटी है, इसका एनर्जी लेवल हाई मिलेगा। ये वेवलेंथ लंबी है, इसका एनर्जी लेवल लो मिलेगा। यानी कि जो एनर्जी है वो छोटी तरंग दैर्घ्यों में ज़्यादा होती है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ जो है पार्टीशन हैं, वो पार्टीशन हैं जो रिमोट सेंसिंग के काम आते हैं, है ना। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, एक पूरा जो है डिवीजन है इसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है किस रूप में आता है। तो सबसे पहले जो है छोटी वाली कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, और उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। ये याद करने पड़ेंगे आपको, और एक बार याद करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। अब इसमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वो हिस्से जो रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं उनके बारे में जो है हम देखते हैं। रिमोट सेंसिंग में मेनली जो है 4 हिस्से काम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। ये रीजन्स जो है काम आते हैं। तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सबसे इनके बारे में पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आपने पढ़ी होंगी कि ओजोन के द्वारा अवशोषित हो जाती है ना, क्योंकि बहुत छोटी जो है होती हैं, 0.03 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक जो है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ माइक्रोमीटर जो है आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है ना, माइक्रोमीटर को इस तरह से लिखा गया है, लेकिन ये एक्चुअल में जो इसका सिंबल होता है वो इस तरह से होता है कि यू के आगे एक लाइन भी होती है, जैसा मैं ये स्क्रीन पर लिख रही हूँ, ये सिंबल होता है माइक्रोमीटर का। जो यू हम लिखते हैं उसके आगे एक लाइन और इधर बनेगी, इधर तो लाइन आती है यू के, इसके बाद जो है ये माइक्रोमीटर बनता है। पर क्योंकि ये कहीं कीबोर्ड में ये सिंबल था नहीं, होता तो होगा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लेना। माइक्रोमीटर जो यूएम लिखा हुआ है उसको आप माइक्रोमीटर पढ़ना, और माइक्रोमीटर का जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, जहाँ यूएम लिखा है उसको आप माइक्रोमीटर पढ़ेंगे और यू के आगे एक लाइन और लगा देंगे। अच्छा, ये जो हम पार्टीशन पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, और इसकी जो वेवलेंथ हम इतनी क्लियर कट पढ़ रहे हैं, कितनी जो है पॉइंट्स में हमने दी हुई है, इतनी माइक्रोमीटर से इतनी माइक्रोमीटर, ये एक्चुअल में हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बनाई हुई है। वास्तव में ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें ये बहुत स्मूथ जो है ट्रांजिशन होता है, यानी कि जिसको हम 0.3 0.4 कह रहे हैं वो क्लियर कट नहीं होता है, उसकी एक जो है ट्रांजिशन होता है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है, लेकिन हमने अध्ययन के लिए जो है इसको क्लियर कट किया हुआ है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे
ये क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नहीं है, ये केवल हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया है। अगर हम 0.3 कह रहे हैं तो उसमें जो है एग्जैक्ट 0.3 नहीं होता है, वो 0.2998 भी उसमें शामिल होगा और 3.01 भी जो है उसमें शामिल होगा। तो इस तरह जो है ये क्लियर कट नहीं है। अब हम जो है इसको देखें तो सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेज हम देखें। अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि बहुत छोटी तरंगें जो होती हैं, ये 0.03 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक होती हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं, ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और इसका बहुत छोटा हिस्सा जो है रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है 0.3 से 0.4 तक का। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो 0.3 से लेकर 0.4 तक के हिस्से की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा और भी छोटी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं लेकिन वो रिमोट सेंसिंग में प्रयोग नहीं की जाती हैं। इसके बाद विजिबल पार्ट आता है। विजिबल पार्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.4 से लेकर 0.7 तक है और 3 जो है इसमें बैंड होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। ब्लू, ग्रीन और रेड। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो वास्तव में इस तरह से है कि इसमें जो है वायलेट कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है और इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो ये है। तो इस तरह जो है इतनी डिजिट अगर आप नहीं याद रख सकें तो आप केवल इतना याद रखें कि ब्लू जो है 0.4 से 0.5 तक है, 0.5 से 0.6 तक ग्रीन है और 0.6 से 0.7 तक रेड है। इतना भी याद करेंगे तो चलेगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है विजिबल पोर्शन की बात होगी। जो सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग की जाती है वो विजिबल पोर्शन में ही की जाती है। इसके बाद जो है इंफ्रारेड हिस्सा आ गया। इंफ्रारेड यानी कि जो विजिबल से जो बड़ी तरंगें हैं उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं और इनका जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.7 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा विस्तार है इनका। और इंफ्रारेड को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इंफ्रारेड को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले जो है रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड आता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड है और थर्मल इंफ्रारेड है। अब इनको हम समझे क्या है। रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड का मतलब ये है कि जो धरातल पर इंफ्रारेड आती हैं, ठीक है, जो धरातल पर जो इंफ्रारेड आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, इसको जो है हम रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड कह रहे हैं। और जो है थर्मल इंफ्रारेड क्या है, जो धरातल है वो अपने आप उनको जो है अंतरिक्ष में भेज रहा है, ये रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। थर्मल जो इंफ्रारेड है इसका मतलब ये एमिटेड होती है, धरातल के नीचे जो गर्मी एब्जॉर्ब की जाती है उसको थर्मल रेडिएशन के रूप में जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है और थर्मल यानी कि जो एमिटेड एनर्जी है। तो रिफ्लेक्टिव जो इंफ्रारेड है वो 0.7 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक है और इसमें भी 0.7 से 1.3 माइक्रोमीटर तक का जो हिस्सा है वो नियर इंफ्रारेड कहलाता है और मिड इंफ्रारेड कहते हैं 1.3 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक। और थर्मल जो इंफ्रारेड है वो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, तो ये जो है 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक 1 मिलीमीटर तक का जो है हिस्सा इसमें आता है। इसके बाद इंफ्रारेड के बाद जो है माइक्रोवेव क्षेत्र आते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव जो है रेडिएशन आती हैं, ये माइक्रोवेव रेडिएशन 1 मिलीमीटर से लेकर जो है 1 मीटर तक होती हैं। इसका मतलब काफ़ी बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है ये होती है। माइक्रोवेव क्षेत्र में जो रिमोट सेंसिंग की जाती है, क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य होती हैं तो ये वायुमंडल से जो है अछूती होती है और इनको ख़राब मौसम में भी जो है माइक्रोवेव क्षेत्र में जो है रिमोट सेंसिंग की जा सकती है। दो जो क्षेत्र है थर्मल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, इनमें जो है ख़राब मौसम में भी रिमोट सेंसिंग की जाती है क्योंकि ये बड़ी तरंग दैर्घ्य होती हैं, ठीक है। इससे पहले के ये जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे जो है रिमोट सेंसिंग का वो हिस्सा है जो मौसम से प्रभावित होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से जो है पे जिसका इफेक्ट पड़ता है। अब दो जो है और ये तो जो है स्पेक्ट्रम की बात हो गई, उस स्पेक्ट्रम की बात होगी जो रिमोट सेंसिंग के लिए काम आता है। अब दो जो है चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो जो है कुछ चीज़ें सामने आती हैं। ऑप्टिकल रीजन कहा जाता है और फोटोग्राफिक रीजन कहा जाता है। ऑप्टिकल रीजन क्या है, ऐसी एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। ऑप्टिकल एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड है 0.3 से 3 माइक्रोमीटर तक। अब इसमें जो है हमारी क्या आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल और इंफ्रारेड का रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, यहाँ तक का जो है हिस्सा आ रहा है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये ऑप्टिकल है।
और इसके अलावा जो दूसरा है बचा हुआ जो क्षेत्र है वो एमिटेड एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल रीजन की जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल और प्लस रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, उसकी जो है बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल मीन्स रिफ्लेक्टेड। अच्छा, फोटोग्राफिक जो रीजन है उसको क्या क्या कहा जाता है? फोटोग्राफिक रीजन मतलब जो है वेवलेंथ का वो हिस्सा 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म पर अंकित कर देते हैं। तो ये जो है जो हमारी एरियल कैमराज काम करते हैं वो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर के क्षेत्र में जो है काम करते हैं। ओके, तो ये जो है पूरी कोशिश की है मैंने कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके एक एक हिस्से को समझाया जाए, लेकिन जो है इसको याद तो आपको ही करना पड़ेगा। एक बार दिमाग में बिठा लेंगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने बहुत आसान होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताए गए हैं इनको प्लीज़ जो है बहुत ध्यान से समझिए ताकि जो है आगे की जो रिमोट सेंसिंग है वो समझ में आ सके। अगले